वेलकम टू पेस मेकर। दोस्तों आज है 20 दिसंबर 2021 और 20 दिसंबर 2021 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे उन सभी प्रश्नों को विश्लेषण सहित मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जो पिछले वीडियो में मैंने आपसे प्रश्न पूछा था सबसे पहले उसे देख लेते हैं। तो पिछले वीडियो का हमारा प्रश्न था कि हाल ही में कौन सा राज्य स्वैच्छिक रक्तदाता स्मार्ट कार्ड बनाने वाला पहला राज्य बन गया है। इस प्रश्न के बारे में कंप्लीट जानकारी मैंने आपको दिया था और आपको बताया था इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बिहार ऐसी पहल करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखिए, जो लोग भी बिहार में आयोजित होने वाले किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं तो इस वाले पीडीएफ को आपको जरूर डाउनलोड करना है। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें विशेषता यह है इसकी कि इसमें जनवरी से लेकर के नवंबर 2021 तक के बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स को शामिल किया गया है। लगभग 950 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे संपूर्ण व्याख्या के साथ। अगर आपसे पढ़ लेते हैं तो दोबारा आपको कहीं से भी बिहार करंट अफेयर्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इस चीज का यहाँ से ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा जो लोग घर बैठे बीपीएससी और सीडीपीओ जैसे एग्जाम की तैयारी में लगे हैं तो हमारे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में आप यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं बीपीएससी मेकर ऐप के थ्रू। जो हम लोगों ने एक टारगेट लिया था 50 सेट का, तो आप यहाँ पर डेली एक टेस्ट में भाग लेकर के अपनी तैयारी का आंकलन कर सकते हैं। यहाँ से आप जान पाएंगे कि आपकी आगामी एग्जाम को देखते हुए तैयारी किस स्तर की हुई है। और इसके अतिरिक्त हमारे और भी कई सारे स्टडी मटेरियल है जो कि आप बीपीएससी मेकर ऐप के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर इस सीरीज के अंतर्गत जो करंट अफेयर्स का वीडियो देखते हैं इसका पीडीएफ फाइल वहां पे आपको मिलेगा और भी कई सारे नोट्स हैं जो कि आपको बीपीएससी मेकर ऐप पर उपलब्ध कराया जाता है। तो आप यहाँ पर प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड करके ये सारी चीजों को एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम चलते हैं आज के पहले प्रश्न पे। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 22 दिसंबर से समाज सुधार यात्रा शुरू करने की घोषणा की है। इसकी शुरुआत बिहार में किस शहर से की जाएगी। ये घोषणा अभी हाल ही में नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है और यहाँ पर इस घोषणा के अनुसार किस शहर से इस यात्रा की शुरुआत की जाएगी। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मोतिहारी पूर्वी चंपारण से इसकी शुरुआत की जाएगी। आपको ध्यान रखना है मोतिहारी से इसकी शुरुआत की जाएगी। आपको यहाँ पर इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 22 दिसंबर से समाज सुधार यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं और इसकी शुरुआत 22 दिसंबर को पूर्वी चंपारण के मोतिहारी से होगी। आपको ध्यान रखना है मोतिहारी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इस यात्रा से रिलेटेड हमने अगले पॉइंट में लिखा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी इस यात्रा में शराबबंदी, दहेज एवं बाल विवाह उन्मूलन, उन्मूलन शब्द का अर्थ होता है उसकी समाप्ति या फिर कह सकते हैं उसे खत्म करना, ये ध्यान रखिएगा। तो दहेज एवं बाल विवाह उन्मूलन और अगला है सतत जीविकोपार्जन योजना और कानून व्यवस्था, साथ ही साथ धान खरीद आदि की समीक्षा करेंगे और उनकी यह यात्रा पटना जिले में आकर के समाप्त होगी। और यहाँ पर हमने बात किया है पूर्वी चंपारण की। तो पूर्वी चंपारण बिहार के तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत आता है। आपको ध्यान रखना है कि बिहार में 9 प्रमंडल है और ये 9 प्रमंडल की जानकारी मैंने आपको दिया है। और यहाँ पे बात है पूर्वी चंपारण की, तो पूर्वी चंपारण तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत आता है। तो ये सारी चीजें यहाँ से आप लोग ध्यान रखिए। ये अभी हाल ही में जो यात्रा शुरू होगी 22 दिसंबर से, ये कह सकते हैं मोतिहारी से शुरू होगी जो कि पटना में आकर के समाप्त होगी। अब यहाँ पे हमारा अगला है दूसरा प्रश्न। ये प्रश्न कि हाल ही में 10 साल से कम उम्र के बच्चों में साक्षरता का संकेतक आधारभूत साक्षरता और गणना पर सूचकांक जारी किया गया। बड़े राज्यों की श्रेणी में बिहार किस स्थान पर है। यानी कि अगर हम बात करें क्षेत्रफल के आधार पर बड़े राज्यों की, तो इस श्रेणी में बिहार को इस सूचकांक में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है इसमें बिहार को सबसे अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको यहाँ पर इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि देश में यानी कि भारत में 10 साल से कम उम्र के बच्चों में साक्षरता का संकेतक आधारभूत साक्षरता और गणना पर सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी में पश्चिम बंगाल सूची में सबसे ऊपर और बिहार सबसे नीचे रहा है। बात करें अगर हम इसमें मतलब शीर्ष स्थान की, तो इस सूची में पश्चिम बंगाल जो है भारत का राज्य है और ये इस सूची में पहले स्थान पर है और बिहार इस सूची में सबसे अंतिम स्थान पर है। और वहीं पे हमने दूसरे कैटेगरी को ऐड किया है। दूसरे कैटेगरी में अगर बात करें तो छोटे राज्यों की श्रेणी में केरल ने शीर्ष स्थान हासिल किया है और वहीं पर झारखंड सूचकांक में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य है। यानी कि छोटे राज्यों की श्रेणी में झारखंड सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य है। और वहीं पर अगर हम छोटे राज्यों की श्रेणी में बेहतर स्थान या फिर कह सकते हैं शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले राज्य की बात करें तो केरल इसमें पहले स्थान पर है। ये आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा एक कैटेगरी और है, तो केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप शीर्ष स्थान पर रहा तथा लद्दाख सबसे नीचे रहा। अब यहाँ पर यह भी प्रश्न बन सकता है कि इस सूचकांक को किसके द्वारा जारी किया गया। यहाँ पर हमने लिखा कि यह आधारभूत साक्षरता और गणना पर सूचकांक इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटेटिवनेस द्वारा जारी किया गया था। तो ये जानकारी यहाँ से ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखिए कुछ राज्यों के हमने जो कह सकते हैं क्षेत्रफल राज्यों का है जो उसको यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है वो हमने ऐड कर दिया है।
बात आई थी पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल की जो यहाँ पर चर्चा हुई है कि बड़े राज्यों की श्रेणी में पश्चिम बंगाल को इसमें शीर्ष स्थान पर रखा गया है। तो पश्चिम बंगाल के अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो पश्चिम बंगाल का क्षेत्रफल है 88,752 वर्ग किलोमीटर, और बड़े राज्यों में बिहार का क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर, और वहीं पर अगर हम झारखंड की बात करें तो 79,714 किलोमीटर यहाँ पर झारखंड का क्षेत्रफल है, और केरल का क्षेत्रफल है 38,863 वर्ग किलोमीटर। तो ये सारे रिलेटेड फैक्ट्स यहाँ पर आप लोग ध्यान रखें। अब यहाँ पर एक चीज भी ध्यान रखें, जब बिहार और झारखंड का बंटवारा हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, तो यहाँ से एक प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो झारखंड का जब बंटवारा हुआ था संपूर्ण भूभाग यानी कि बिहार और झारखंड जब सम्मिलित था, तो सम्मिलित भूभाग का 46% क्षेत्रफल के साथ झारखंड राज्य का गठन हुआ था। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि 54% जो हिस्सा रहा था क्षेत्रफल का वो बिहार के पक्ष में रहा था, और 46% चले गया झारखंड में। और इसी 46% में संपूर्ण खनिज संपदा, बिहार के इतिहास में जितने भी संपूर्ण खनिज संपदा थे वो सारे के सारे ये बंटवारे के बाद यानी कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी के बाद ये सारा का सारा झारखंड के हिस्से में चला गया। और आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना, अभी हाल ही में बिहार को एक बहुत बड़ी कह सकते हैं स्वर्ण खदान हाथ लगी है। इसकी पुष्टि अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने की थी कि जमुई में भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण खदान मिला है। और यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि कुल कह सकते हैं पूरे भारत में जितने भी स्वर्ण का उत्पादन हो रहा है तो उनमें से 44% जो हिस्सा ये जमुई का है, और ये जमुई बिहार का जिला है। और यहीं पर यानी कि जमुई में ही नागिन नकटी में पहला पक्षी महोत्सव कलरव का भी आयोजन हुआ था, और इसका जो दूसरा संस्करण यानी कह सकते हैं दूसरा कलरव का जो आयोजन होगा यानी कि दूसरा पक्षी महोत्सव का, तो ये कहाँ पर होगा, मैंने आपको बताया था कि ये भागलपुर के कदवा में प्रस्तावित था और यहीं पे आयोजित होगा जनवरी 2022 में। ये तमाम चीजों को इसी प्रकार से आप चेन बना के याद रखें, आप एग्जाम में बेहतर करेंगे। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले तीसरे प्रश्न पे। हमारा तीसरा प्रश्न होगा कि हाल ही में अंडर 15 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में बिहार के किस युवा ने कांस्य पदक जीता है। ये बिहार करंट अफेयर्स की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है प्रिंस यादव, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा। आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि हाल ही में रांची में आयोजित अंडर 15 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में बिहार के लिए प्रिंस यादव ने कांस्य पदक जीता है। ये आपको ध्यान रखना, ब्रॉन्ज मेडल प्रिंस यादव ने अपने नाम किया है और बिहार के लिए इन्होंने ये पदक जीता है। हमने यहाँ पे अगले पॉइंट में लिखा कि 16 दिसंबर को टूर्नामेंट के तीसरे लेवल के दूसरे दिन 75 किलोग्राम फ्री स्टाइल में प्रिंस यादव ने मध्य प्रदेश को हराकर कांस्य पदक जीता है। अब यहाँ पर कुछ एथलीट के बारे में आप कह सकते हैं, कुछ खिलाड़ी के बारे में हमने यहाँ पर कुछ पॉइंट को लिखा है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी में शम्स आलम। तो यहाँ से भी आपके प्रश्न बन सकते हैं। तो शम्स आलम एक पैरा तैराक है जो कि बिहार के रोहतास जिले के रहने वाले हैं। और यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी में देख रहे हैं अरबाज अंसारी, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट यहाँ पे हमने लिखा है इनके बारे में कि अरबाज अंसारी पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जो कि बिहार के सहरसा जिले के रहने वाले हैं और जिन्होंने हाल ही में युगांडा में हुए प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल हासिल किया था। तो यहाँ से ये सारी चीज़ें ध्यान रखिए, ये चीज़ें आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। अब यहाँ पे हमारा अगला होगा चौथा प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में बिहार में जल जीवन हरियाली मिशन के तहत हरियाली बढ़ाने के मामले में कौन सा, यहाँ पे देखिए राज्य नहीं होना चाहिए बल्कि यहाँ पर होना चाहिए जिला, कौन सा जिला, यहाँ पे जिला की बात किया जा रहा है। बिहार की अगर हमने चर्चा की है तो यहाँ पे जिला होगा। तो बिहार में जल जीवन हरियाली मिशन के तहत हरियाली बढ़ाने के मामले में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है। यहाँ पे देखिए सभी जिलों का नाम लिखा गया, तो कौन सा जिला शीर्ष पर रहा, ये है प्रश्न। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि गया जिला इस मामले में पहले स्थान पर रहा है। हमने यहाँ पे इसकी विस्तृत जानकारी को लिखा है कि राज्य के यानी कि बिहार के जल जीवन हरियाली मिशन के जल जीवन हरियाली विकास विभाग ने जिलों की रैंकिंग जारी की है, जो कि आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि राज्य के जल जीवन हरियाली मिशन के जल जीवन हरियाली विकास के द्वारा भी हाल ही में जिलों की रैंकिंग जारी की गई, जिसमें हरियाली बढ़ाने के मामले में गया टॉप पर रहा है, यानी कि प्रथम स्थान पर बिहार का गया जिला रहा है। हमने यहाँ पे अगले पॉइंट में लिखा कि इन योजनाओं में उत्तर के यानी कह सकते हैं उत्तर यानी कि बिहार के उत्तर क्षेत्र की अपेक्षा दक्षिण बिहार का दबदबा रहा, और इसके तहत गया, मुंगेर, सहरसा, सुपौल, बक्सर पेड़ लगाने में आगे रहे। यानी कि अगर हम बात करें दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें स्थान की, तो आप यहाँ पे क्रमशः देख सकते हैं पहले स्थान पर गया, दूसरे स्थान पर मुंगेर, तीसरे स्थान पर सहरसा, चौथे स्थान पर सुपौल, पांचवें स्थान पर बक्सर है। तो ये सारी चीजें यहाँ से ध्यान रखना है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है यह है पहला दूसरा, जो कि कह सकते हैं गया, मुंगेर ये पहले दूसरे स्थान पर है। अब यहाँ पे बात रही है जल जीवन हरियाली मिशन की। तो जल जीवन हरियाली मिशन से आपके प्रश्न बन सकते हैं। आपके मन में यहाँ पे सवाल उठता होगा कि जल जीवन हरियाली मिशन सिर्फ ये जल से ही या फिर जल के संचय से ही संबंधित हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए इसमें हमने लिखा कि जल जीवन हरियाली मिशन में जिन मामलों को शामिल किया गया है उनमें पौधा लगाना, जलाशयों का जीर्णोद्धार करना और साथ साथ जलाशयों को अतिक्रमण मुक्त करना व वर्षा जल संचय जैसे कार्यों को शामिल किया गया है। तो ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना, ये आपके इंटरव्यू वाले चीज़ों में भी या फिर कह सकते हैं इंटरव्यू एग्जाम में भी आपको पूछे जा सकते हैं।
इस तरह की चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें जल जीवन हरियाली मिशन के मामले में पटना की, तो अगले पॉइंट में हमने उसी चीज़ को लिखा कि जल जीवन हरियाली मामले में पटना को राज्य में 17वीं और मुजफ्फरपुर को 14वीं रैंक मिली है। तो राजधानी पटना के बारे में याद रखिए, पटना को 17वीं रैंक मिली है। अब यहाँ पे हमारा अगला है 5वां प्रश्न। यह प्रश्न कि हाल ही में किस पैरालंपिक खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण सम्मान दिया गया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर अवनी लेखरा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इस नाम से आप लोग परिचित हैं, अवनी लेखरा नाम से। यहाँ से मैंने आपको इस सीरीज के अंतर्गत बहुत सारे प्रश्न बतलाए हैं। आप यहाँ पर देखिए, इसको हमने डिटेल में लिखा है कि हाल ही में निशानेबाज अवनी लेखरा को टोक्यो खेलों यानी कि टोक्यो 2020 खेलों में स्वर्ण पदक जीतने के लिए 2021 पैरालंपिक पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण सम्मान दिया गया है। आपको ध्यान रखना है, अवनी लेखरा इस प्रश्न का राइट आंसर है। हमने यहाँ पर लिखा कि अवनी लेखरा ने महिला 10 मीटर यानी कि 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था, यानी कि टोक्यो 2020 में इन्होंने स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। और इसके अलावा अवनी ने यानी कि अवनी लेखरा ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्टैंडिंग SH1 स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था। ये चीजें यहाँ से ध्यान रखिए। इसमें यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है कि अवनी लेखरा पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। पहली महिला मतलब कह सकते हैं पैरालंपिक खिलाड़ी है जिन्होंने पैरालंपिक के इतिहास में गोल्ड मेडल भारत के लिए जीता है। और यहाँ पे हमने अगले पॉइंट में लिखा कि टोक्यो पैरालंपिक 2020 का ये 16वां संस्करण था, यानी कि टोक्यो पैरालंपिक जो हुआ 2020 में ये 16वां संस्करण था। और भारत को टोक्यो पैरालंपिक में 19 मेडल के साथ 24वां स्थान मिला था, यानी कि भारत ने कुल मिला के 19 मेडल अपने नाम किया, जिनमें अगर हम बात करें पदक तालिका में तो भारत 24वें स्थान पर रहा था। और यहाँ पे बात है अवनी लेखरा की, तो अवनी लेखरा के मैंने बारे में बताया था आपको, ये राजस्थान की जयपुर की रहने वाली है। ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। हमारा अगला होगा 6ठा प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने कानून बनाकर लड़कियों के विवाह की उम्र को बढ़ाकर कितने वर्ष करने वाले प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर 21 वर्ष, इसे बढ़ा करके 21 वर्ष करने के प्रस्ताव को मंजूरी अभी हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको यहाँ पर इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूंगी। केंद्रीय कैबिनेट ने हाल ही में कानून के तहत लड़कियों के विवाह की उम्र 18 वर्ष से बढ़ाकर के 21 वर्ष करने वाले प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ये चीजें आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं, न्यूज़पेपर में भी आप लोग पढ़ते होंगे, लेकिन जो आपको यहाँ पर एग्जाम के दृष्टिकोण से याद रखना है इस वाले पॉइंट को, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, शायद ही आप लोग इसे जानते होंगे, तो यहाँ पर इसे नोट कर लीजिएगा। यह निर्णय समता पार्टी की पूर्व प्रमुख जया जेटली के नेतृत्व वाले टास्क फोर्स की सिफारिश के आधार पर लिया गया है। ये इंपॉर्टेंट है। और साथ साथ यहाँ पे हमने जो पहले जो कानून था उसकी चर्चा की है कि वर्तमान कानून के मुताबिक देश में पुरुषों के विवाह की न्यूनतम आयु जो है ये 21 वर्ष है और महिलाओं की विवाह की न्यूनतम आयु जो है यह है 18 वर्ष। तो ये भी पॉइंट यहाँ से ध्यान रखिए। हालांकि जो नया भी कर सकते हैं, जो प्रस्ताव को मंजूरी दिया गया इसके आधार पर लड़कियों के जो विवाह की उम्र को मतलब कर सकते हैं निर्धारित करने की मंजूरी दी गई, ये की गई है 21 वर्ष। अब यहाँ पे हमारा अगला है 7वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में किस राज्य के अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उत्तराखंड इसका सही उत्तर होगा। आपको यहाँ पर इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के आसपास के क्षेत्र को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र अर्थात इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है। आपको ध्यान रखना, इसका राइट आंसर उत्तराखंड। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य को ये कह सकते हैं इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। यहाँ पर हमने अगले पॉइंट में लिखा कि अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना लुप्त प्राय प्रमुख प्रजाति जिनमें कि कस्तूरी मृग और उसके आवास की रक्षा के लिए 1986 में की गई थी। और अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य को मस्क डियर पार्क के भी नाम से जाना जाता है। ये भी ध्यान रखिए, मस्क डियर पार्क के नाम से भी ये अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य को जाना जाता है। अब बात है यहाँ पर उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड से रिलेटेड हमने यहाँ पर 2 पॉइंट को ऐड किया है कि हाल ही में उत्तराखंड में ओपन एयर फर्नरी स्थापित की गई थी और साथ साथ हाल ही में भारत का पहला भूकंप पूर्व चेतावनी ऐप भूकंप अलर्ट उत्तराखंड राज्य ने लॉन्च किया था। ये सारे रिलेटेड जो फैक्ट है ये करंट अफेयर्स की श्रेणी वाले हैं। यहाँ से आपको इस सीरीज से ये फायदा होता है कि आप यहाँ पर नए करंट अफेयर्स तो सीखते ही हैं, साथ साथ यहाँ से जो आपका जो पुराना करंट अफेयर्स जो पिछले दिनों में मतलब कर सकते हैं घटित हुआ है वो सारी चीज़ों को यहाँ से आप लोग रिविजन के तौर पर भी देखते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अगर आपको लगे कि ये आपके लिए हेल्पफुल है, इससे आपकी हेल्प होती है, तो प्लीज़ आप लोग इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिए। अब यहाँ पे हमारा अगला है 8वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में किन्हें भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है नरेंद्र मोदी। आपको यहाँ पर इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि भूटान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, इस पुरस्कार का नाम है नगदस पेलजी
खोरलो। आपको ध्यान रखना, यह भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जिसका नाम है नगदस पेलजी खोरलो। तो इसी पुरस्कार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है, ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब देखिए, यहाँ पर हमने भूटान की चर्चा की है, तो भूटान के बारे में कई सारे अभी हाल ही के दिनों में करंट अफेयर्स के प्रश्न बने, उसे हम लोग देख रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि भूटान की राजधानी है थिम्पू। आप सभी जानते हैं कि भूटान की राजधानी है थिम्पू और यहाँ के प्रधानमंत्री वर्तमान समय में यह लोटे शेरिंग। और यहाँ पे अगर हम बात करें भूटान की, तो एक प्रश्न बहुत ज्यादा चर्चे में रहा था कि हाल ही में भूटान द्वारा भारत के भीम यूपीआई प्रणाली को अपनाया गया है। और इसके अतिरिक्त जो हमारा दूसरा पॉइंट है कि हाल ही में भारत की मदद से भूटान में निर्मित मंगदेछू जलविद्युत परियोजना को लंदन स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर द्वारा ब्रूनेल मेडल से सम्मानित किया गया है। तो दोनों को यहाँ से ध्यान रखिए। और बात है नरेंद्र मोदी की, तो नरेंद्र मोदी के बारे में हमने यहाँ पे लिखा है कि टाइम पत्रिका 2021 के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में नरेंद्र मोदी को शामिल किया गया है। अब यहाँ पर देखिए, बहुत सारे प्रश्न आपके और भी बन सकते हैं नरेंद्र मोदी से रिलेटेड। कई सारे प्रश्नों की चर्चा हमने पहले भी आपके साथ की है, लेकिन उनमें से जो एक इंपॉर्टेंट यह भी है कि मॉर्निंग कंसल्ट के द्वारा जो अभी हाल ही में एक रेटिंग जारी की गई थी, जो कह सकते हैं एक सूची जारी की गई थी, जिसमें अगर हम बात करें तो विश्व के सबसे लोकप्रिय नेताओं में नरेंद्र मोदी को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ था। इसका संस्था का नाम ध्यान रखिए, मॉर्निंग कंसल्ट के द्वारा यह रिपोर्ट अभी हाल ही में जारी किया गया था। इसके अलावा और भी कई सारे प्रश्न नरेंद्र मोदी से रिलेटेड बनते हैं, हमने यहाँ पर लिखा है। यहाँ पे हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि नरेंद्र मोदी का पूरा नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। इनका जन्म 17 सितंबर 1950 को हुआ था और वे मई 2014 से लेकर के अब तक लगातार दूसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने हैं तथा वे वाराणसी से लोकसभा सांसद भी चुने गए हैं। और जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये वाला है कि वे भारत के प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले स्वतंत्र भारत में जन्मे प्रथम व्यक्ति हैं। और इससे पहले वे 7 अक्टूबर 2001 से 22 मई 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और अगर हम बात करें नरेंद्र मोदी की, तो नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अध्यक्ष हैं। अब यहाँ पे अगर हम आगे बात करें तो नरेंद्र मोदी को विभिन्न संस्था या फिर विभिन्न देश द्वारा जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान या फिर सर्वोच्च सम्मान से जो सम्मानित किया गया उसकी सूची को यहाँ पर हमने ऐड किया है। आप चाहें तो यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हालांकि यहाँ पर आपको जो अभी मैंने प्रश्न बताया कि जो भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है यह है नगदक पेलजी खोरलो, ये आपको ध्यान रखना। और इसके अलावा ये सारे सम्मान आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला होगा यहाँ पर 9वां प्रश्न। यह प्रश्न कि हाल ही में जारी सर्वाधिक प्रशंसनीय शख्सियतों की सूची में कौन शीर्ष पर रहे हैं। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि बराक ओबामा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ये अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं, ये इस सूची में पहले स्थान पर रहे हैं। हमने यहाँ पर इसको विस्तार में लिखा कि ब्रिटिश मार्केट रिसर्च कंपनी YouGov ने वर्ष 2021 के दुनिया के सबसे प्रशंसित पुरुषों और महिलाओं की सूची को जारी किया है। और इस सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 पायदान खिसकते हुए 8वें नंबर पर पहुंच गए हैं। और इस सूची की अगर बात करें तो इस वर्ष स्टडी में 38 देशों के 4200 लोगों का सर्वे किया गया था, जिस आधार पर इस सूची को भी हाल ही में जारी किया गया इस संस्था के द्वारा, जिसका नाम है ब्रिटिश मार्केट रिसर्च कंपनी YouGov। अब यहाँ पर देखिए, हमने इस सूची को ऐड किया। आप यहाँ पर देख सकते हैं 2021 के दुनिया के टॉप 10 सबसे प्रशंसित पुरुषों की सूची। इस सूची में पहले स्थान पर है बराक ओबामा, दूसरे स्थान पर है बिल गेट्स, तीसरे स्थान पर है शी जिनपिंग, चौथे स्थान पर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, 5वें स्थान है जैकी चैन, 6ठे स्थान पर है एलन मस्क, 7वें स्थान पर है लियोनेल मेसी, 8वें स्थान पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 9वें स्थान पर है व्लादिमीर पुतिन और जो 10वें स्थान पर यह है जैक मा। जो अलीबाबा ग्रुप ऑफ कंपनी है ये इसी के मतलब कर सकते हैं संस्थापक है जैक मा। यहाँ पर आप ये सारी चीजों को ध्यान रखिए। अब यहाँ पे हमारा अगला होगा 10वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में किसी प्रतिष्ठित SJFI पदक 2021 से प्रदान करने की घोषणा की गई है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि सुनील गावस्कर इसका राइट आंसर होगा। आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि भारतीय खेल पत्रकार संघ यानी कि SJFI ने प्रतिष्ठित SJFI पदक महान क्रिकेटर सुनील गावस्कर को देने की घोषणा की है। आपको ध्यान रखना है सुनील गावस्कर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और SJFI ने गुवाहाटी में वार्षिक आम बैठक में यह फैसला किया है। और यहाँ पे हमने सुनील गावस्कर के बारे में लिखा कि सुनील गावस्कर भारत के क्रिकेट के पूर्व खिलाड़ी हैं और ये महान खिलाड़ी हैं। इनका नाम सर्वदा आदर के साथ लिया जाता है और उन्होंने बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की। जब आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको सारी चीजें पता चलेगी। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें इसके अलावा SJFI अर्थात भारतीय खेल पत्रकार संघ की, तो इनके द्वारा भी हाल ही में अन्य खिलाड़ियों फिर टीमों को जो पुरस्कृत किया गया उनमें से जो इंपॉर्टेंट है हमने यहाँ पर ऐड किया है कि स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर जो चुना गया ये नीरज चोपड़ा को चुना गया और वहीं पे स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर चुना गया मीराबाई चानू को। और वहीं पे अगर बात करें टीम ऑफ द ईयर की, तो टीम ऑफ द ईयर भारतीय हॉकी टीम को चुना गया। तो ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले 11वें प्रश्न पे। हमारा 11वां प्रश्न आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत लाभार्थियों की सूची में सबसे ऊपर कौन सा राज्य है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत। और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि महाराष्ट्र इस मामले में पहले स्थान पर यानी कि शीर्ष पर है।
आपको बता दूं कि आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत लाभार्थियों की सूची में सबसे ऊपर महाराष्ट्र है और इस सूची में यानी कि इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर तमिलनाडु है। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के द्वारा नवंबर 2020 में शुरू किया गया था, यानी कि इसकी स्थापना जो हुई थी नवंबर 2020 में हुई थी। अब यहाँ पे हमने महाराष्ट्र की चर्चा की है, तो यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न है करंट अफेयर्स के कि हाल ही में महाराष्ट्र के वाडा कॉलम चावल और सफेद प्याज को जीआई टैग प्रदान किया गया है और हाल ही में मुफ्त और कैशलेस बीमा सुरक्षा प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र बना है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमने चर्चा की है जीआई टैग की, तो जीआई टैग से रिलेटेड हमने एक वीडियो चैनल पर अपलोड किया है कि 2021 में जो प्रमुख उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है उनकी सूची को यहाँ पर आप इस वीडियो में देख सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है, ब्लॉकचेन तकनीक द्वारा शैक्षिक दस्तावेज जारी करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी या फिर ब्लॉकचेन तकनीक क्या होता है, इसके बारे में ऑलरेडी मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वैसी टेक्नोलॉजी होती है एक साथ हजारों कंप्यूटर काम करता है और ऐसे में जो मतलब कर सकते दस्तावेज जारी होगा तो यहाँ पर फ्रॉड होने की संभावना बहुत ही कम होगी। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है कि भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र महाराष्ट्र के पुणे में खोला गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। हमारा अगला है 12वां प्रश्न। ये प्रश्न ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अमेरिका इसमें पहले स्थान पर है। आपको बता दूं कि हाल ही में वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 जारी किया गया। इस सूचकांक में अमेरिका 75.9 स्कोर के साथ प्रथम स्थान पर है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और फिनलैंड क्रमशः दूसरे तथा तीसरे स्थान पर रहा। अगर हम बात करें पहले, दूसरे और तीसरे स्थान की, तो आपको ध्यान रखना है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और फिनलैंड क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर है। और इस सूचकांक में भारत की अगर हम रैंकिंग की बात करें तो इस सूचकांक में भारत 195 देशों में से 66वें स्थान पर रहा, जिसका समग्र स्कोर 42.8 रहा। यानी कि भारत का जो स्कोर रहा ये 42.8 के साथ ये 66वां स्थान प्राप्त किया 195 देशों की सूची में। हमने अगले पार्ट में लिखा कि हाल ही में अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा के पार्कर यान ने सूरज का दामन छू लिया। कल इसके बारे में मैंने आपको बताया था। इस यान का नाम ध्यान रखिए, पार्कर यान ने सूरज का दामन छुआ है और ऐसा करने वाला अब तक का बता सकते हैं ये पहला यान है जिन्होंने सूरज के दामन या फिर कह सकते हैं कोरोना और क्रीट में प्रवेश किया है। तो और यहाँ पे हमने अगले पॉइंट में लिखा हाल ही में भारतीय मूल की भाविया लाल को नासा का कार्यकारी प्रमुख बनाया गया है। तो ये सारे रिलेटेड जानकारी यहाँ से ध्यान रखें। आई होप कि आपके लिए ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर आपको लगे हेल्पफुल है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जो स्टडी ग्रुप है वहाँ पर आप लोग जरूर शेयर कीजिए। अब यहाँ पर हम चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि हाल ही में बिहार की किस नदी परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना में शामिल कर लिया गया है? इसके बारे में कंप्लीट जानकारी मैंने आपको दिया था। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पर चाहे तो इसके बारे में डिटेल जानकारी को भी लिख सकते हैं। और जो लोग ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में भाग लेना चाहते हैं बीपीएससी मेकर ऐप के थ्रू, आप यहाँ पर इसमें पार्टिसिपेट करके अपनी तैयारी का बेहतर तरीके से आकलन कर सकते हैं और साथ साथ स्टडी मटेरियल के साथ अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो जो लोग भी 68वीं बीपीएससी के बारे में सोच रहे हैं तो यहाँ से अभी से इसे ज्वाइन कर सकते हैं। जितनी जल्दी आप इसे ज्वाइन करेंगे उतना आपको फायदा होगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, आपको कब इसे ज्वाइन करना है, जल्दी से इसे ज्वाइन कीजिए और चीज़ों को बेहतर तरीके से एक्सेस कीजिए। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।